हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आप हमारे तक लास्ट तक बस बने रहे। हम आपको 20 टॉपिक के अंतर्गत ये पूरा इकोनॉमिक्स हम आपको बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर करा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले हमारा टॉपिक क्या क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है अर्थशास्त्र और इनके प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम देखेंगे पहले टॉपिक के अंतर्गत। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा आर्थिक समृद्धि एवं विकास। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय आय और मौद्रिक नीति। फिर हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना आर्थिक आयोजन। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय वित्त प्रणाली। फिर हम देखेंगे नई आर्थिक नीति। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा व्यवस्था। फिर हम देखेंगे गरीबी और बेरोजगारी। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में कृषि। उसके बाद देखेंगे भारत में उद्योग, भारत की जनसंख्या, भारत एवं विश्व व्यापार। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक शब्दावली, मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र। फिर हम देखेंगे व्यापारिक दबाव समूह। और फिर हम पढ़ेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद अंत में पढ़ेंगे भारत में बीमा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपना पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं, अर्थशास्त्र और इनके प्रकार। तो देखिए, हाँ, देखते हैं पहले हम अर्थशास्त्र और इनके प्रकार। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पहले यही देखेंगे, अर्थशास्त्र और इनके प्रकार। तो देखिए, जो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो अर्थशास्त्र है वह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हम अब देखते हैं। तो जिसमें धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत इसकी परिभाषा से मिलता है। मतलब जिस शाखा के अंतर्गत कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं वह हमारा कहलाता है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संकेत इसकी परिभाषा से हमें मिलता है। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के स्वाभाविक वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों और उनके प्रयोगों के मध्य संबंध का अध्ययन कराता है। तो देखिए, हमारा जो अर्थशास्त्र है वह क्या है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र एक साइंस है जो मानव के स्वाभाविक वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों और उनके प्रयोगों के मध्य स्थापित करता है। आइए अब हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत इम्पोर्टेंट तथ्य जो है वो देख लेते हैं। हमारा पहला तथ्य है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्राथमिक प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। और मैं आपको यहीं से बताते चलूँ, ये जो हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, इन्हीं को इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री एडम स्मिथ को माना जाता है। और हमारा सेकंड महत्वपूर्ण तथ्य है, डॉक्टर मॉर्सल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है हमारा, ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनको पूरा करने वाले जो साधन हैं वह सीमित हैं। अब देखिए, जो हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं लॉर्ड रॉबिन्स, उनका क्या मानना है कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, मतलब जो मनुष्यों की आवश्यकताएं हैं वह क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है, परंतु उनको पूरा करने के लिए जो साधन है वह हमारे पास लिमिटेड है।
और अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि आधुनिक अर्थशास्त्री सैम्युएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र, साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि अर्थशास्त्र को साइंस ऑफ ग्रोथ या फिर विज्ञान का शास्त्र किसे कहा है, तो वह हमारा कहा है सैम्युएल्सन ने। आइए हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। मैंने आपको पहले बता दिया, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, जिसमें दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में बात की गई है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र के प्रकार अब हम देखेंगे। तो अर्थशास्त्र दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा व्यष्टि माइक्रो, दूसरा है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का पहला प्रकार हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पिता रैंगर फ्रिश को कहा जाता है। माइक्रो के अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर बात करते हैं। इसे इस तरह याद रखिएगा, मोबाइल में माइक्रो SD कार्ड होता है, मतलब वो पहले से भी छोटा कर दिया गया है, अर्थात व्यष्टि मतलब होता है छोटा। मतलब इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत, छोटे छोटे चीज़ जो होती है उसको हम पढ़ेंगे। उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है इसमें याद रखने के लिए, जैसे मोबाइल में माइक्रो SD कार्ड होता है, उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, राजस्व रेवेन्यू, उपयोगिता यूटिलिटी, कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी, मांग सिद्धांत, डिमांड थ्योरी। अब अर्थशास्त्र के दूसरे प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा प्रकार है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का पिता जॉन कीन्स को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बहुत छोटे स्तर पर बात करते हैं। यह व्यष्टि का विपरीत कुछ उदाहरण है। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं क्या क्या है। इसके उदाहरण है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, योजना, प्लानिंग, कर, टैक्स, बजट एंड बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम केवल एक व्यक्ति की आय के बारे में आकलन कर रहे हैं तो बहुत छोटे स्तर पर बात कर रहे हैं, अतः यह मैक्रो का पार्ट होगा। लेकिन जब पूरे देश की आय अर्थात राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं तो यह व्यापक स्तर होगा, अतः यह मैक्रो का भाग होगा। अब देखते हैं हम अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः इनका विकास भी मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही करता है। आइए अभी हमने इकोनॉमिक्स के, अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कई प्रकार दिए हुए हैं। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे। पहले हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है खुली अर्थव्यवस्था। तो यह नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है जो स्वतंत्रता, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण के नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। यहाँ पे बात की गई है वैश्वीकरण की, तो मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में बता दूं अगर आपको ना पता हो। अगर आप UPSC की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा, पर कुछ स्टूडेंट जो नया अभी तैयारी स्टार्ट किए होंगे उनको शायद नहीं पता हो, तो मैं उनको बता दूं। तो यहाँ पे हमारा बात की गई है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो वैश्वीकरण क्या होता है कि दो या दो से अधिक यानी कि कई देशों के मध्य तीव्र व्यापार व एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। मतलब ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं इसे इंग्लिश में। और दूसरी अर्थव्यवस्था है हमारी
बंद अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करता है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंतर रहती हैं। मतलब जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वो बस देश के अंतर होती हैं, एक कंट्री के अंतर्गत होती हैं, उस कंट्री के अंदर ही ये अर्थव्यवस्था होती है। इसे किसी दूसरे देशों के साथ किसी प्रकार का कोई मतलब या फिर संबंध नहीं रहता है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का। हमारा अगला प्रकार है विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह उन देशों में पाए जाते हैं जो अत्यधिक विकसित हैं, और इस समय तो सबसे विकसित है दोस्तों जापान। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई लेवल की है। तो विकसित अर्थव्यवस्था इन देशों में पाई जाती है, यूएसए और जापान जैसे देश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर अगली अर्थव्यवस्था आती है विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं, जैसे कि भारत। अब देखिए, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था उन देशों में पाई जाती है जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, जो भी विकासशील है परंतु उच्च विकास की ओर प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं विकसित होने के लिए। इसके उदाहरण की बात करें तो भारत है। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से किस अर्थव्यवस्था को जाना जाता है, तो वह हमारा जाना जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है, जैसे सोवियत रूस। अगली अर्थव्यवस्था देखते हैं तो यह है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्राप्त रहता है, जैसे कि भारत। तो अब हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लिए। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, परंतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपनी द्वितीय श्रृंखला जो 1967 एवं 67 में जारी की गई थी, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित कर देता है। अब हम देखेंगे ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या क्या हैं, तो बाद में हम देखेंगे। पहले मैं आपको इसका शॉर्ट में बिल्कुल बता देता हूँ कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट में। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो होता है किसान किसी चीज़ का उत्पादन करना। द्वितीय क्षेत्र मतलब होता है द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र हमारा होता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कह सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। और तृतीय क्षेत्र होता है यानी कि सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं, यानी कि बस सेवा, रेल सेवा इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम एक डेफिनेशन के रूप में या एक सिस्टमैटिक रूप से पढ़ लेते हैं एक बार कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं सबसे पहले। इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। इनमें द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कृषि की चीज़ का उत्पादन करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा आता है इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण, मॉडिफाई, यानी कि उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जैसे के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और गुड़ का निर्माण करना। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। इस क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, होटल, भंडार और संचार, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं शामिल होती हैं। इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने
मात्र 14 मिनट के वीडियो में अपना इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला टॉपिक था अर्थव्यवस्था के प्रकार और अर्थव्यवस्था की परिभाषा, उसको हमने ख़त्म कर लिया। तो कल हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।